हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो व्यस्तता के कारण थोड़ा सा लेट हो रहा है, डिले हो रहा है वीडियो बनाने में, और हो सकता है कि अब जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम तक ये आखिरी वीडियो रहेगा मेरा चैनल पर। उसके बाद एग्ज़ाम के बाद ही जो होगा सो होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, कुछ पर्सनल काम में बिज़ी चल रहे हैं। ठीक है, तो 21 जुलाई 2024 वाला पेपर है, इसका मैथ और रीजनिंग सेक्शन पहले ही सॉल्व करवा दिए मैथ्स वाले सर। तो अगर वो देखना है तो आप चैनल पे देख लीजिएगा। बाकी इसका पूरा प्लेलिस्ट भी बना हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसको ज़रूर देख करके जाइएगा, बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, रिसेंट का सहायक आचार्य से लेकर के स्टार्टिंग का जो एग्ज़ाम था लैब असिस्टेंट, वहाँ तक का बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। बहुत हाई रिपीट करेगा यहाँ से, याद रखिएगा इस चीज़ को, ये आपको एग्जाम के समय में याद आएगा। रिपीटिशन बहुत ज़्यादा होगा यहाँ से। पिछले बार 28 जनवरी वाला पेपर में भी हुआ था। देखिए, बहुत लोग बोल रहे थे कि लास्ट का 10 दिन का, 15 दिन का, एक हफ्ता का स्ट्रैटेजी वीडियो ये सब बना दीजिए। देखिए, उतना अभी थोड़ा सा एक तो टाइम का कमी हमको खुद है, और हमको लगता है कि इतना समय बीत गया है एग्ज़ाम आते आते तक, तो आपको भी एक बहुत अच्छा अंदाज़ा हो गया होगा कि कैसे क्या करना है, किसको मैनेज करना है। करंट अफेयर्स का कुछ वीडियोस लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन वही होता है कि लास्ट के समय में जितना हम एफर्ट उसमें लगा देते हैं उसके हिसाब से कोई आउटपुट नहीं निकलता, ना मेरे लिए ना आप लोग के लिए। इसलिए हम सोचे कि थोड़ा जो आखिरी पेपर बच गया है सहायक आचार्य का, इस पर ही फोकस करते हैं। ठीक है, ये आखिरी पेपर है, तो इसके आपको बहुत अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। अभी एग्ज़ाम के जस्ट पहले पहले ताज़ा है, और बहुत सारी चीज़ आपको एग्ज़ाम में याद भी रहेगा इस वाले वीडियो में जो भी आप देखिएगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया काम करता है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि एग्ज़ाम से थोड़ा टाइम पहले हम लोग कुछ पढ़ते तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट एकदम क्लिक कर जाता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम क्लस्टर ऐप है, उसमें मैथ्स का कोर्स, इंग्लिश पेपर 2 का टेस्ट सीरीज़, और इसी पेपर 2 का टेस्ट सीरीज़ के अंदर ही टेस्ट पीडीएफ वाला सेक्शन में अपलोडेड है क्या, सहायक आचार्य का इंग्लिश वाला पेपर। इंग्लिश का 2 पेपर अपलोडेड है, बहुत ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, जिन लोग का भी इंग्लिश का पेपर है लैंग्वेज में, उन लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये टेस्ट सीरीज़ लेना है या नहीं लेना है ये आपके ऊपर है, लेकिन इसका पहला टेस्ट फ्री है। साथ में टेस्ट पीडीएफ सेक्शन में जेएसएससी ग्रेजुएट का 2 पेपर है सहायक आचार्य का, दोनों बहुत काम का है, इसलिए ज़रूर इसको देख लीजिएगा। कोर्सेज जितना भी है, चाहे मैथ्स का हो, साइंस का हो, सब इंग्लिश मीडियम में, ध्यान रखिएगा। पेपर 3 का भी इंग्लिश हिंदी दोनों में टेस्ट सीरीज़ मौजूद है। 10 टेस्ट है, इसमें 8 टेस्ट है। ठीक है, पहला टेस्ट सब में फ्री है। अच्छा, कूपन कोड ऑफिसर यूज़ कीजिएगा तो अभी 30% का डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, 30% ऑफ चल रहा है सारे कोर्सेज और टेस्ट सीरीज़ पर। ठीक है, तो कोर्सेज टेस्ट सीरीज़ पर 30% का ऑफ चलेगा। कूपन कोड वही पुराना ऑफिसर, यही आपको लगाना है। कूपन कोड अगर लगाइएगा तो टेस्ट सीरीज़ और जो कोर्सेज है आपको 30% के डिस्काउंट पे मिल जाएगा। बहुत अच्छा डिस्काउंट है, तो इसको यूज़ कर लीजिएगा। ये ऑफर जल्दी ही खत्म होने वाला है, तो इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। पहले कमेंट में आपको एग्जाम क्लस्टर ऐप का लिंक मिल जाएगा। और हाँ, बहुत लोग लेक्चर का पीडीएफ के लिए भी बोलेंगे, एग्जाम क्योंकि नज़दीक है, तो पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ पर, एग्जाम क्लस्टर ऐप में ई बुक्स वाले सेक्शन में अपलोडेड रहता है। ठीक है, ई बुक वाले सेक्शन में अपलोडेड रहेगा पीडीएफ। ठीक है, पूरा अपलोडेड रहेगा। प्रीवियस ईयर का बहुत सारा और पेपर आपको मिलेगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ज़रूर वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा। एग्ज़ाम से पहले आपको बहुत ज़्यादा हिट करेगा वहाँ से सवाल। ठीक है, तो बेसिक अनाउंसमेंट के बाद अब यहाँ पर आ जाते हैं। और हाँ, हो सकता है कि ये आखिरी वीडियो रहेगा एग्ज़ाम से पहले, तो सबको ऑल द बेस्ट। ठीक है भाई, बढ़िया से एकदम फाड़ के आना है। जितना अच्छा पढ़े हैं आप लोग, बेस्ट रिवीजन कीजिए उसका, और अच्छा से दे करके आइए। निगेटिविटी से बचिएगा। उम्मीद है एग्ज़ाम के बाद हम लोग मिलेंगे तो पॉजिटिव डिस्कशन करते हुए मिलेंगे। बहुत सारे आप लोग बोलेंगे कि हाँ मेरा अच्छा गया है, हमको उम्मीद है, सिलेक्शन का उम्मीद है, और एग्ज़ाम में कुछ भी ऊंच नीच ना होगा, सरकार की तरफ से ध्यान रखा जाएगा, इसका भी आशा और उम्मीद करते हैं। ठीक है, चलिए सवाल शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे पहले सबसे पहले झारखंड जीके का सवाल है। पूछ क्या रहा है, सेंट्रल रिसर्च स्टेशन ऑन रेनफेड अपलैंड राइस। ठीक है, यानी कि CRURRS। ठीक है, ICAR वाला जो है। ठीक है, ये हजारीबाग में कब इस्टेब्लिश हुआ था, साल पूछ रहा है, ईयर पूछ रहा है। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, आमतौर पे इसको मिलेगा नहीं, आपको ईजिली नहीं मिलेगा। तो 1980 में ये चीज़ हुआ था। ठीक है, 1980 में इसको गठन किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आने का संभावना है। ICAR रिलेटेड बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है झारखंड में, तो उसको भी एक बार ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड एक अभी हाल फिलहाल का तो नहीं, 2-3 साल पुराना, मतलब अच्छा खासा पुराना न्यूज़ है, लेकिन ये आया हुआ सवाल है, तो इसको भी देख लीजिएगा। पीएम मोदी जो है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बरही में एक कैंपस इसका बना था, उसका फाउंडेशन स्टोन है। ठीक है, तो अगर आपसे IARI बना के बारे में पूछेगा तो इसका कैंपस कहाँ है, बरही में। बरही जो कि हजारीबाग में ही आता है। ठीक है, हजारीबाग के अंदर ही बरही आता है, तो बरही में है। तो IARI से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछेगा, और इसका मकसद क्या है, ठीक है, मकसद नहीं भूलना है दोस्तों। तो इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, यानी कि पूर्वी भारत में एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, ये इसका मकसद है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है आपसे पूछ देगा, क्योंकि ये आया हुआ सवाल है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला सवाल क्या है, ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बिहार के मुगल गवर्नर दाऊद खान ने 5 मई 1660 ईस्वी को
बिना किसी विरोध के डैश पर कब्जा कर लिया था। बिना किसी विरोध पे किस पे कब्जा किया था? इसका आंसर है कोठी फोर्ट, ठीक है, कोठी का किला। ये उतना ज़्यादा झारखंड से रिलेट नहीं करता, इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, आप बस इसका आंसर याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपसे भद्रकाली मंदिर के पास बारे में पूछ रहा है। भद्रकाली मंदिर आपका कहाँ पे लोकेटेड है? इटखोरी एरिया का नाम हुआ इटखोरी, ठीक है। हजारीबाग से अगर आप लोग बढ़ेंगे, चौपारण वाला रास्ता में गया अगर आप लोग कोई जाते होंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा एक यहाँ से रोड डाइवर्ट होता है, अंदर में ही आपको मिलेगा भद्रकाली, माँ भद्रकाली का मंदिर है। काफ़ी पुराना मंदिर है ये। इसमें 3 रिलीजन यानी कि 3 धर्मों का आपको मिश्रण मिलेगा। कौन कौन? एक हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तीनों के आपको यहाँ पे पुरातत्व चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। और किस नदी पे बसा हुआ है, ये सारा सवाल याद रखिएगा, सवाल में ही ये सारा इन्फॉर्मेशन मिला है। तो बक्सर और मोहंती नदी दोनों यहाँ पर मिलती है। डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? काफ़ी सिंपल हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आपका चतरा है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट चतरा है। तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो भद्रकाली मंदिर चतरा में है। 3 रिलीजन का वहाँ पर आपको संगम मिलेगा। इटखोरी एरिया का नाम है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्या है? डैश एक डा है, यानी कि एक वाटर रिजर्वॉयर है। कहाँ पर? निरंजन नदी पर, जो कि चतरा डिस्ट्रिक्ट, चतरा से वेस्ट में 11 किलोमीटर है, ठीक है। तो निरंजन रिवर और डाह, ये देखते हुए आपका दिमाग में घंटी बजना चाहिए कि बिचकिलिया वाटरफॉल या बिचकिलिया झरना के बारे में बात हो रहा है, तो ये पूछा जा रहा था, ठीक है। अगला सवाल बहुत ही हलवा वाला कॉमन टाइप का सवाल है। देखिए हम थोड़ा जल्दी भगा रहे हैं क्योंकि लास्ट वीडियो में कुछ लोग बोले थे कि आपका वीडियो बहुत लेंदी रहता है, तो कोशिश करेंगे ये वीडियो जल्दी निपटाने का, क्योंकि मेरे पास भी टाइम का थोड़ा कमी है, बट हाँ इन्फॉर्मेशन पूरा आपको देंगे, ठीक है। 3 डिस्ट्रिक्ट इमर्ज हुए थे रांची डिवीजन से। रांची का डिवीजन किया गया था 1983 में और 3 नए डिस्ट्रिक्ट बना था उससे, ठीक है। तीनों डिस्ट्रिक्टवा का नाम पूछ रहा है। नाम सिंपल सा, एक तो रांची खुद रह जाएगा क्योंकि रांची गायब थोड़ी हो गया, दूसरा गुमला और तीसरा लोहरदगा। पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये सब कॉमन सवाल है, आप लोग सब देखे होंगे बहुत अच्छा से, इसलिए ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रपति शासन से पिछले वाले में भी सवाल था, इस बार भी सवाल है और एग्जाम में भी आने का संभावना है, ठीक है। तो अप्रैल 2024 तक जो राष्ट्रपति शासन है वो लास्ट बार कब लगा था? आखिरी बार याद रखिएगा, झारखंड स्टेट में तो आखिरी बार सन 2013 में लगा था। 3 बार अभी तक लग चुका है। तीनों टाइम का हम डेट आपको दे दिए हैं लिखने के लिए। पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेंगे तो कुछ घट नहीं जाएगा। ये तीनों टाइम है। टाइमलाइन आपको याद होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए, क्योंकि डेट के हिसाब से पूछ सकता है, ठीक है, कि कौन सा साल लगा था और किस डेट को लगा था, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति शासन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कौन सा झरना जो है लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है इसमें से, ठीक है। आंसर सब लगभग रांची वाला है, लावा पानी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका लोहरदगा का, ठीक है। तो ये सब भी हम ज़्यादा टाइम नहीं खींच रहे क्योंकि अभी तक आप लोग सब इसको पढ़े ही होंगे। मैथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन, ठीक है, मैथन डैम के बारे में पूछ रहा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट आपका धनबाद हो जाएगा मैथन का। ये भी मल्टीपल टाइम रिपीटेड सवाल है, आने का बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। ऑपरेटर इसका डीवीसी है भाई, और नदी कौन है? बराकर है। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आया हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा, आपके बहुत काम का है। अगर अभी तक नहीं पता था तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जान गए। राजमहल जो है, राजमहल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बहुत ही कॉमन इजी सवाल है, गंगा नदी के किनारे पर आपको राजमहल मिलेगा, ठीक। ये सवाल पिछले बार भी पूछा था। उड़वा बर्ड सेंचुरी जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा? तो उड़वा बर्ड सेंचुरी आपको साहिबगंज में मिलेगा, वही गंगा मैया के किनारे में, और एक बैक वाटर झील टाइप का बनता है, वहाँ पर आपको ये सेंचुरी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इंटरनेशनल वुमेंस डे हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल वुमेंस डे मनाया जाता है 8 मार्च को। इंपॉर्टेंट डेज आपका ज़रूरी है। इस बार का वुमेंस डे का थीम क्या है? इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, ये है थीम, वुमेंस डे का थीम है। इसको रट जाइएगा, खा जाइएगा, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। इंडिया का पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस जो है उसका नींव रखे हैं मोदी जी। कहाँ पर रखे हैं? तो मोदी जी तो क्या करिएगा, सब कुछ गुजरात को ही देते हैं, तो ये भी गुजरात को मिला है। तो गुजरात में ढोलेरा गुजरात, इस एरिया में पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस का नींव रखा गया था मार्च 2024 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, चांसेस है कि आ जाएगा, ठीक है। नए विजिलेंस कमिश्नर जो हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के, सीवीसी के नए विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? तो नए कमिश्नर हैं आपके एएस राजीव, ठीक है। अगला मिलिट्री एक्सरसाइज जो है नाम क्या है? कटलास एक्सप्रेस 2024, ठीक है, कटलास या कटलास बोल सकते हैं इसको। तो कटलास एक्सप्रेस 2024 जो है वो किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये आपके सेशल्स, ठीक है, सेशल्स में आयोजित किया गया था। सेशल्स का राजधानी क्या है? विक्टोरिया है इसकी राजधानी। प्रेसिडेंट है इनके वावेल राम कलावन, ठीक है।
काफ़ी इंडियन साउंडिंग नेम है। करेंसी हो गया आपका सेशल्स रूपी, तो रुपया है, ये भी आपका इंडियन साउंडिंग है तो याद करना काफ़ी आसान है। न्यूज़ में आ गया है, करेंसी कैपिटल आपके थीम का हिस्सा है तो ये आ सकता है, ठीक है। बाकी कटलास एक्सप्रेस 2024, ठीक है, इसके बारे में भी जानिए। ये मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। कौन करवाता है इसको? यूएस अफ्रीका कमांड है, एफ्रीकॉम जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली अमेरिका जो है वो पूरे देश को अलग अलग कमांड में बांट रखा है, पूरे दुनिया को, माफ़ कीजिएगा, पूरे दुनिया को अलग अलग कमांड में रखा है। तो यूएस का जो अफ्रीका कमांड है, एफ्रीकॉम, उसमें यूएस का नेवल फोर्सेस ने इसको लीड किया था, ठीक है। तो बेसिकली ये कौन सा एक्सरसाइज है? नेवी का एक्सरसाइज है, इसीलिए इसमें इंडियन नेवी भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। चलिए अगला क्या है? ऑस्कर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला? ऑस्कर एकेडमी अवार्ड 2024 में, ये बहुत कॉमन अभी तक आप लोग रट ही लिए होंगे, सिलियन मर्फी को मिला है। किलियन नहीं पढ़िएगा, सिलियन है, ठीक है, सिलियन मर्फी है। ये इनको किस के लिए मिला है? तो ओपेनहाइमर, ठीक है, ओपेनहाइमर जो मूवी है, अभी आप लोग उसके बारे में शायद बहुत कुछ सुने ही होंगे। तो ओपेनहाइमर मूवी में इन्होंने किसका किरदार निभाया था? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का, ठीक है, JR ओपेनहाइमर का किरदार निभाया था। सिलियन मर्फी ने बहुत अच्छा रोल किया था। ओपेनहाइमर को किस चीज़ के लिए जाना जाता है? मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए। बोलेंगे मैनहट्टन प्रोजेक्ट, ई का होता है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट होता है। अमेरिका ने, यूएस ने एटॉमिक बॉम्ब का रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया था उसका कोड नेम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट इसका कोड नेम था। इसके बाद 2 न्यूक्लियर बॉम्ब बनते हैं जिनको हिरोशिमा और नागासाकी, दोनों जापान में होता है, दोनों पे दागा जाता है, दोनों पे गिराया जाता है। इन दोनों न्यूक्लियर बॉम्ब का भी कोड नेम था। उसका कोड नेम क्या था? एक था आपका लिटिल बॉय, ठीक है, छोटा बच्चा, और एक फैट मैन, ठीक है, लिटिल बॉय और फैट मैन, ठीक है। ये था आपका 2 न्यूक्लियर बॉम्ब का कोड था। पहला हिरोशिमा पे गिराया गया, दूसरा नागासाकी पे गिराया गया। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, हिरोशिमा नागासाकी दोनों का है, जापान में है, ठीक है। और यही जो रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर है, इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है, फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब इन्हीं को जाना जाता है। भारत में जो न्यूक्लियर परीक्षण हुआ था उसका नाम क्या है? उसका कोड नेम क्या है? स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा, ये भी याद रखिएगा, इससे भी सवाल आ सकता है, भारत में जो परमाणु परीक्षण हुआ था। अगला क्या है? पाकिस्तान के 14वें प्रेसिडेंट के रूप में शपथ किन्होंने लिया? मार्च 2024 में, ठीक है। नाम क्या है इनका? नाम है आसिफ अली जरदारी। ये प्रेसिडेंट पूछ रहा है, याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं पूछ रहा है। तो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी प्रेजेंट में भी यही हैं, और प्राइम मिनिस्टर अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान का कौन है? शहबाज शरीफ है, ठीक। चलिए बाकी हमको लगता है पाकिस्तान के बारे में बेसिक बात आपको पता ही होगा। वहाँ का जो करेंसी है वो क्या है? PKR, यानी पाकिस्तानी रुपया, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीस, ये उसका करेंसी है, और कैपिटल है उसका इस्लामाबाद, ठीक है, ये कैपिटल है। अगला क्या है? नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का अवार्ड जो है मार्च 2024 में, ये किनको मिला है? तो ये करंट अफेयर का सवाल है, ज़्यादा कुछ जानने के लिए नहीं है। यतिन भास्कर दुग्गल, इनको ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया PM मोदी ने? मार्च 2024 में। तो ये आपका कोलकाता से हावड़ा को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। कोलकाता और हावड़ा के बीच में आपको बोलेंगे समुंदर नहीं है, एक नदी है। नदी कौन सा है? नदी है आपका हुगली नदी, ठीक है। और इसी के ऊपर आपका हावड़ा ब्रिज भी इधर बना हुआ है। तो हावड़ा ब्रिज से लैंड ट्रांसपोर्ट होता है, इसके अंडर वाटर से एक मेट्रो गुजारा गया, जो मेट्रो डायरेक्ट कोलकाता को हावड़ा से जोड़ता है। यही है भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो, और इसका इनॉग्रेशन PM मोदी ने किया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? वेस्ट बंगाल हो जाएगा। कोलकाता वेस्ट बंगाल में। आई होप आप सबको इतना तो पता होगा, ठीक है। अगला क्या है? शहबाज नदीम, जिन्होंने अनाउंस किया रिटायरमेंट मार्च 2024 में, ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो शहबाज नदीम जो है वो क्रिकेट के बॉलर हैं, झारखंड से हैं। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, क्रिकेट बॉलर का नाम है। स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, तो ये वाला क्वेश्चन फिर से घूम फिर के आ सकता है, कैसे भी करके। हो सकता है डायरेक्ट आपको बोलेगा शहबाज नदीम इनमें से कौन खेल खेलते हैं, या फिर पूछ सकता है कि इस खेल में क्या है, मतलब कौन से खिलाड़ी हैं, बॉलर है, बैट्समैन है कि क्या है, इस तरह से भी पूछ सकता है, ठीक है। अगला क्या? इनमें से कौन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर बनी है? स्नाइपर, ठीक है। गेम वेम आप लोग बहुत खेलते हैं तो स्नाइपर के बारे में आपको पता ही होगा। स्नाइपर लॉन्ग रेंज का वेपन होता है, एक सिंगल शॉट से एक सिंगल टारगेट को उड़ाने का कैपेबिलिटी रखता है, काफ़ी लंबा रेंज का होता है, लॉन्ग रेंज का हथियार होता है। तो पहली वुमेन स्नाइपर चलाने वाली कौन बनी है?
तो ये इनका नाम है सुमन कुमारी। कहाँ? सुमन कुमारी, ठीक है, ये इनका नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट करके भी आ सकता है। एक और चीज़ अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चला है कि बीएसएफ के डीजी को अभी बदला गया है, रिसेंट में बदला गया है, क्योंकि कश्मीर में बहुत सारे इंसिडेंट हुआ था, तो इनके बाद से बदला गया है। डीजी बीएसएफ अभी फिलहाल प्रेजेंट में कौन है? दलजीत चौधरी हैं, ये भी न्यूज़ में बहुत रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये भी रिपीट कर सकता है सवाल। अगला क्या है? डोलू कुनीथा, ये एक फोक डांस है, कौन से राज्य का? डोलू कुनीथा, तो ये है आपका, नाम से साउथ वाला लग रहा है, कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक ही साउथ का स्टेट था इसमें, तो इस हिसाब से आप कर सकते थे। बाकी फोक डांस करने का आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत लेंदी हो जाता है, मेरे हिसाब से क्लासिकल डांस जरूर करके जाइएगा, ठीक है। फोक डांस थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाता है, क्लासिकल डांस जो है आपका 7 या 8 है ना, शायद 8 है टोटल, तो वो सारा आप देख करके जाइएगा। क्लासिकल डांस के बारे में किस राज्य का है, किस वर्ष जोड़ा गया था, और 2-3 उनके प्रोमिनेंट फिगर्स जो हैं उनका नाम याद रख लीजिएगा, तो काम हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। इनमें से किस व्यक्ति का नाम ग्रामीण बैंक के फाउंडर, ग्रामीण बैंक जो बांग्लादेश का है उसका फाउंडर के रूप में जाना जाता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चला है इनका नाम, अभी बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ इसके बाद, मोहम्मद यूनुस, ये इनका नाम है। ग्रामीण बैंक के लिए इनको जाना जाता है, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, याद रखिएगा, इनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, और नोबेल प्राइज़ लेकिन याद रखेंगे इकोनॉमिक्स में नहीं मिला है, ये भी याद रखेंगे, पीस में मिला है, ठीक है, शांति के लिए। अभी कितना शांति फैलाएंगे अपने देश में, अभी देखते जाइएगा कितना अच्छा शांति फैलाते हैं, ठीक है, बहुत शांति प्रिय व्यक्ति हैं, और इनका देश भी बहुत शांति प्रिय है, तो इनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, ग्रामीण बैंक से एसोसिएटेड हैं। अभी फिलहाल में ये बांग्लादेश के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो इसीलिए इनका नाम बहुत न्यूज़ में चला है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है? इनमें से कौन से एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना है? 35.5। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन एटॉमिक नंबर से पिछली बार पूछा गया था आपका म्युनिसिपैलिटी वाला पेपर में, ठीक है, तो एटॉमिक मास 35.5, यानी कि बोल क्या रहा है, बेसिकली क्लोरीन का बात बोल रहा है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, जस्ट डबल कीजिएगा तो 34 से थोड़ा सा बड़ा होता है एटॉमिक मास क्लोरीन का, ठीक है। सल्फर का एटॉमिक नंबर, यहाँ पर सल्फर आया है ऑप्शन में, तो सल्फर का 16 होता है एटॉमिक नंबर, 32 होता है मास। मैग्नीशियम का 12 एटॉमिक नंबर, 24 मास, क्लोरीन का बता दिए। कैल्शियम का 20 और 40 होता है नंबर और मास, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको कम से कम 20 या हो सके तो 30 तक का एटॉमिक नंबर जरूर याद रखना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है? एंशिएंट हिस्ट्री से है, वैशाली जो है इसमें से किस महाजनपद का कैपिटल था? तो वैशाली हम लोग सब जानते हैं किसका, वज्जी का, ठीक है, वज्जी का कैपिटल वैशाली। और क्या उसके बाद ये भी याद रखिएगा, सारा का ऑप्शन दे दिया तो मगध, राजगीर और अवंतिका, उज्जैनी, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। बाकी आपका टोटल जो महाजनपद है उनके बारे में अगर याद रखने का कैपेसिटी है तो रखिएगा, बाकी मेरे हिसाब से इसका आने का संभावना स्लाइटली कम है, थोड़ा कम है, लेकिन नॉनदलेस देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अगर आपके पास समय है जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कोई तोप चीज़ तो है नहीं, ठीक है। इसमें से कौन सा जो वाइस रॉय है जो बंगाल का विभाजन के लिए जाना जाता है, ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, जिसके नाम से हजारीबाग में एक ग्राउंड भी है, तो ये है लॉर्ड कर्जन, ठीक, कहाँ गया लॉर्ड कर्जन, इसके समय में हुआ था। इसी के रिस्पॉन्स में क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन भी हुआ था, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट, ये इसी समय हुआ था 1905 के लगभग में, ठीक है। तो कर्जन के समय में ये मेन इवेंट था, स्वदेशी आंदोलन और आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन। डलहौजी के समय में क्या, डलहौजी को किस चीज़ के लिए जाना जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए, ठीक है, और भी बहुत सारे चीज़ के लिए जाना जाता है, वो सब लिस्ट आप लोग देखिएगा। माउंट बेटन को किसके लिए जाना जाता है, ये आखिरी था, और इसी के समय देश का बंटवारा हुआ था और देश आज़ाद भी हुआ था। लॉर्ड डफेरियन, नाम में इसका डफर है, इतना डफर आदमी ही कांग्रेस जैसी संस्था को बनने दे सकता है। अगर अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है लॉर्ड डफेरियन के समय में ही, डफेरियन, ठीक है, डफरीन या डफेरियन जो भी बोले, तो लॉर्ड डफरीन, इसके समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है। कब होता है वो सब ध्यान में रखिएगा। कहाँ पे हुआ, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, कहाँ पर, बॉम्बे में इसका गठन हुआ था, ठीक है। तो कांग्रेस से रिलेटेड भी बहुत सारा पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। पहला जो आपका मीटिंग था वो कितना लोग अटेंड किया था, वो सब चीज़ भी याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अगला क्या है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पे नोट्स लगाए थे, सारा गायब हो गया, कोई बात नहीं। तो डीपीएसपी जो है आपको कहाँ पे मिलेगा, डीपीएसपी आपको मिलेगा 36 से 51 में, ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 में, यानी कि पार्ट नंबर 4 में मिल जाएगा, ठीक है। पार्ट 1 में किसका बात होता है, सिटीजनशिप, ठीक है। इसी तरह से बाकी सारे पार्ट्स के बारे में देखिएगा। पार्ट 6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप लोग स्टेट का तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का बात मिलता है। इसी तरह सारा पार्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगला, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक किताब, मल्टीपल टाइम रिपीटेड सवाल है जेएसएससी में। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नाम की किताब के लेखक का नाम क्या है, अरुंधति रॉय,
अरुंधति रॉय द्वारा लिखा गया ये एक किताब है। एक और किताब है जो बहुत फेमस है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये भी इसी का किताब है। चेतन भगत बहुत फिक्शनल बुक्स ठीक ठाक लिखते हैं, ठीक है, हम भी पढ़े हुए हैं बहुत सारा बुक्स इनका, अच्छा होता है टाइम पास टाइप के लिए, ठीक है। 5.7 ये इनका बुक है। 2 स्टेट्स जिसके ऊपर मूवी भी बन चुका है। द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ये सब इनका कुछ किताबों का नाम है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। चेतन भगत इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि +2 वाला आपका जो सिलेबस है उसमें इनका कुछ किताबों को डाला गया है +2 वाले एग्जाम में, यानी LDC वाला जो पेपर है उसमें डाला गया, तो हो सकता है इनसे रिलेटेड कोई सवाल यहाँ पर आपसे पूछ दे, तो इनके नाम किताबों का नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। बाकी सलमान रश्दी जो हैं ये, इनका बहुत ही कंट्रोवर्शियल और बड़ा फेमस बुक है सैटेनिक वर्सेस, ठीक है, बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था इंडिया में, इस किताब के ऊपर बैन लगा दिया है गया था उस समय ही। तो सैटेनिक वर्सेस जिसके वजह से इन पर जानलेवा हमला भी हो चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट मरते मरते ये बचे हैं काफ़ी बुढ़ापे में भी। तो सैटेनिक वर्सेस बहुत फेमस बुक है सलमान रश्दी का, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया एज पर एरिया के हिसाब से, ठीक है, एरिया के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका कच्छ का है, ठीक है। कच्छ का जो है सबसे एरिया ज़्यादा है, और माहे जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट है, माहे, ठीक है। अगला, पहला मेल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये कौन है? सुकुमार सेन है, बहुत फेमस सवाल है, सुकुमार सेन इसका आंसर हो जाएगा। करंट अभी कौन चल रहे हैं? राजीव कुमार जी चल रहे हैं, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगला, ताजमहल जो है वो किस नदी के किनारे बनाया गया? बहुत ही कॉमन मरियल टाइप का सवाल है, यमुना नदी के किनारे में बनाया गया है ताजमहल, ठीक है। ताजमहल बनवाने वाले का नाम शाहजहां है, 1632 से लेकर 53 आगरा में है। याद रखिएगा ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो ये आपसे पूछ सकता है, ठीक। अगला क्या है? अगला यहाँ से साइंस का सवाल शुरू होता है। साइंस का सवाल ठीक ठाक रेलेवेंट है, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं है लेकिन कुछ टफ भी नहीं है, ठीक है, आराम से आप इसको निकाल सकते हैं। What is required for us to see non-luminous objects like chair और shoe, ठीक है, यानी कि ऐसी वस्तु नॉन लुमिनस, या लुमिनस का मतलब क्या होता है? लुमिनस ऐसा वस्तु होता है जिसका अपना खुद का लाइट है, जैसे सन अपना लाइट खुद निकालता है, लेकिन मून का अपना खुद का लाइट नहीं है, ये सन के लाइट को ही रिफ्लेक्ट करके हमारी तरफ भेजता है, तो हमको दिखलाई पड़ता है। तो पूछ क्या रहा है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है कि हम उसको देख सकें, उसको विजिबल हो सके? तो वो अपना इमेज खुद लाइट करेगा, अपना लाइट खुद निकालेगा, तो नॉन लुमिनस कहलाएगा जी, ये तो गलती हो गया। लाइट फ्रॉम अ लुमिनस ऑब्जेक्ट मस्ट फॉल ऑन देम, ये सही जवाब है कि कोई नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, जैसे सूरज है, उसका रोशनी अगर उस पर गिरेगा तो वो हमको दिखने लगेगा, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्टिक्स का अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल था ये, ठीक है। अगला क्या, इसमें से कौन सा मटेरियल मैग्नेट से अट्रैक्ट करता है? ये सब आयरन इसका आंसर हो जाएगा। झूठ का टाइम पास हम नहीं करेंगे इस सब सवाल में, बचकाना सवाल हो गया। लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है डिग्री सेल्सियस में इसका रेंज पूछ रहा है, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर NCERT से उठाया हुआ सवाल है ये। -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, ये इसका रेंज है, सेल्सियस में याद रखेंगे, ठीक है। और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है F = 9/5 × C, और यहाँ पर प्लस में 32, ये आपका फ़ारेनहाइट, यानी कि सेल्सियस में वैल्यू डालिए, फ़ारेनहाइट में वैल्यू मिलेगा। फॉर्मूला याद रखिएगा, कन्वर्जन से रिलेटेड एक सवाल आने का हाई चांसेस है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो कृपया याद कर लें। अगला क्या है? अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी तार से गुजरेगा तो क्या होगा? क्या होगा भाई? देखें, क्या तार से लाइट निकलने लगेगा? नहीं यार। क्या तार ठंडा होने लगेगा? कैसे यार? तार गर्म होने लगेगा, एकदम सही बात है, तार जो है गर्म होने लगेगा। इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? I²RT, ठीक है। यानी कि हीट जो होगा, कोई तार से या किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से अगर बिजली गुजरती है, तो जितना ज़्यादा एम्पियर का करंट गुजारिएगा उतना ज़्यादा गर्म होगा, उसका रेजिस्टेंस जितना हाई होगा उतना ही ज़्यादा वो गर्म होगा, और जितना देर के लिए गुजारिएगा उतना ही ज़्यादा वो गर्म होगा। इस हीट का जो यूनिट है वो क्या है? जूल है भाई, ठीक है। केल्विन सेल्सियस मत बोलिएगा, वो सब टेम्परेचर का यूनिट है, हीट का यूनिट जूल होता है, वही यूनिट होता है जो एनर्जी का यूनिट होता है, ठीक है। अगला क्या है? इसमें से कौन सा इमेज है जिसको स्क्रीन पर, ठीक है, स्क्रीन पर किस प्रकार की छवि को प्राप्त किया जा सकता है? ये क्लासिक डेफिनेशन है किसका? रियल इमेज का, ठीक है। वास्तविक छवि या रियल इमेज का डेफिनेशन पे एक सवाल था, बहुत ईजी सवाल है, आप कर सकते हैं आसानी से इसको, ठीक है। रूट का, ठीक है, जड़ों का जो पौधों में मेन काम है वो क्या है? तो मेन काम जो है जड़ों का वो क्या है कि पौधों को बांधना और पानी और खनिजों का अवशोषण करना, ठीक है। तो एंकरिंग द प्लांट एंड ऑब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स, ये पौधों में जड़ों का काम है। ये सब बहुत इजी सवाल है, कोई ज़्यादा आपको इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ग्रीन प्लांट, हरे पौधों में जो फोटोसिंथेसिस के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? तो वो है सनलाइट, ठीक है।
दुनिया में सारी चीज़ों का मेन जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सनलाइट है, लगभग सारी चीज़ों का, ठीक है। तो सनलाइट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ क्या होता है, एक होता है भैया ऑटोट्रॉफ, एक होता है हेट्रोट्रॉफ। ऐसे होता तो और भी है 2-3 टाइप का, पर उस पर हम लोग अभी नहीं जाएंगे। ऑटोट्रॉफ वो होता है जो अपना खाना खुद बना सकता है, यानी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है, यानी कि पौधे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, पौधा, एल्गी, ये सब हो जाएगा। हेट्रोट्रॉफ में जो दूसरे को खाता है, यानी कि या तो ये किसी पौधे को खाएगा या किसी दूसरे जानवर को ही खा जाएगा, ठीक है, किसी दूसरे जानवर को ही खा जाएगा, उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ, ठीक है। तो ये जो पहला डेफिनेशन है, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये तो गलत हो जाएगा, ये ऑटोट्रॉफ का डेफिनेशन दे रहा है आपको, ठीक है। दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, ये सही जवाब हो गया हेट्रोट्रॉफ का, ठीक है। बहुत लाइट रिवीजन हो गया साइंस का, मतलब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा गिराया हुआ है। तो ऐसा अगर जेएसएससी सीजीएल में होगा तो फिर 20 में 20 साइंस के लिए सब लोग मारेगा। अगला क्या है, विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिफाइंस एन एटम। एटम का यानी कि परमाणु का डेफिनेशन पूछ रहा है। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, सही है। दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, दैट कैन बी, नहीं भाई इतना आसानी से कैसे। मैटर्स, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल मीन्स, ठीक है, केमिकल प्रोसेस से उसको नहीं तोड़ सकते हैं, दूसरे प्रोसेस से तोड़ सकते हैं। कंजिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यही सही है। तो एटम का डेफिनेशन पूछ रहा था, परमाणु का डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आया है, ठीक है। अगला क्या है, आयन के बारे में पूछ रहा है। आयन क्या होता है, मान लीजिए क्लोरीन आयन है, आयन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन या तो ज़्यादा हो जाएगा या फिर हाइड्रोजन आयन है, एक इससे निकाल दिया इलेक्ट्रॉन तो ये आयन में बदल गया, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन या तो ज़्यादा हो जाएगा या तो कम हो जाएगा। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस आ जाएगा, उसी को बोलते हैं आयन, ठीक। अगला क्या है, इसमें से कंपाउंड का डेफिनेशन क्या है, एकदम बेसिक केमिस्ट्री पे चला गया है, ठीक है। तो कंपाउंड का डेफिनेशन क्या है, अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मिक्स्ड टुगेदर, ठीक है। अगला क्या है, मॉलिक्यूल्स जब टकराते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन के एटम से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब टकराएगा तो क्या होगा, होगा कुछ नहीं, सबसे पहले ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ये बॉन्डवा ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन अकेला होगा, फिर जा कर के इससे मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। यानी कि होगा क्या, मॉलिक्यूल का जो अपना बॉन्ड है वो टूटेगा और नया बॉन्ड जो है वो बनेगा, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन है, जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करता है तब क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा था। इसमें से कौन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। एक्सोथर्मिक यानी कि जिससे ऊर्जा हमको मिलता है, हमको हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में ऊर्जा रिलीज होता है उस एनर्जी से, ठीक है। आइस क्यूब जब हम वार्म वाटर में मेल्ट करेंगे तो ये हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है, ना कि एमिट कर रहा है, तो ये नहीं होगा। चीनी जब पानी में मिलाएंगे ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी नहीं होगा। बॉइलिंग वाटर टू फॉर्म स्टीम, ये भी नहीं होगा। बर्निंग वुड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये कंबस्शन रिएक्शन है, इससे हमको गर्मी मिलता है। ठंडा के दिन में जलाते हैं ना जी, जलाते हैं तो गर्मी बाहर निकलता है, ताप हमको मिलता है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। What is the primary reason for converting a solid into a liquid and subsequently into a gas, यानी कि सॉलिड जो है लिक्विड में काहे बदलता है, लिक्विड जो है वो गैस में काहे बदलता है। मेन कारण क्या है, देखिए मेन कारण इसका दो हो सकता है, या तो आप इसका प्रेशर कम कर देंगे या तो फिर इसको हीट कर देंगे। तो क्या प्रेशर रिडक्शन है, नहीं है, लेकिन सप्लाइंग हीट है, ठीक है। तो हीट सप्लाई हो सकता है, हीट कीजिएगा तो पिघलने लगेगा और फिर गैस बन के उड़ जाएगा, ठीक है। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या होता है, जब कोई चीज़ सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाएगा, ठीक है। बीच में लिक्विड वाला जो स्टेशन है उसको स्किप मार के डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनता है, उसको सब्लिमेशन करते हैं, ठीक है। सब्लिमेशन का एग्जांपल क्या है, नेप्थलीन का जो गोली होगा आपके घर में, ठीक है, फिनाइल का गोली जिसको बोलते हैं, वही वो सब्लिमेशन करता है, वो आपको लिक्विड नहीं बनेगा, डायरेक्ट गैस बन जाएगा। ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये डायरेक्ट सब्लाइम करता है। कैम्फर यानी कि कपूर, ये भी सब्लिमेशन करता है। ये सारा क्लासिक एग्जांपल है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। उसके साथ सब्लिमेशन का जस्ट उल्टा होता है डिपोजिशन, जो यहाँ पर लिखा हुआ है चौथा नंबर में, चेंज फ्रॉम गैस डायरेक्टली टू सॉलिड, यानी गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनने के प्रोसेस को डिपोजिशन कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है फ्रॉस्ट का फॉर्मेशन, यानी कि फ्रिज में या ठंडे के समय में आप देखिएगा कि जो वातावरण में मौजूद जो पानी है, जो भाप है, वो भाप डायरेक्ट किसी ठंडे सतह के कांटेक्ट में आके तुरंत जम के बर्फ़ बन जाता है, फ्रॉस्ट बन जाता है बेसिकली। ये होता है डिपोजिशन का एग्जाम्पल, ठीक है।
Cl से, अभी Cl के बारे में ऊपर ही पूछा, Cl किस चीज़ का सिंबल है, तो भैया Cl है क्लोरीन का सिंबल, ठीक है। कैल्शियम का सिंबल Ca होता है, Ca कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर 20 है। क्रोमियम का Cr होता है, एटॉमिक नंबर 24 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। और कार्बन का सिंबल C होता है, इसका एटॉमिक नंबर है 6, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल हो गया। इसमें से इन्वायरमेंट का कौन सा एलिमेंट है जिसमें मिनरल्स होता है, अर्थ का क्रस्ट होता है और मिट्टी होता है। ये सारा चीज़ कहाँ पर मिलेगा आपको, लिथोस्फेयर पे मिलेगा, ठीक है। ये इससे मिलता जुलता सवाल पिछले बारे में भी था। तो लिथोस्फेयर में आपको मिट्टी, ये सब चीज़ मिलेगा, मिट्टी, पर्वत, ये सब चीज़ लिथोस्फेयर में मिलेगा। एटमॉस्फेयर में हवा और गैसेस, हाइड्रोस्फेयर में पानी, और लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर तीनों जिस जगह में जहाँ पर इंटरैक्ट करता है, इस जगह को क्या बोलते हैं, बायोस्फेयर, ठीक है। बायोस्फेयर यानी कि जहाँ पर जीवन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और जितना ज़्यादा अलग अलग तरह का स्पीसीज़ किसी एरिया में मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी, ठीक। चलिए अगला सवाल, इसमें से कौन एक रिन्यूएबल सोर्स का एग्जांपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिन्यूएबल सोर्स। रिन्यूएबल सोर्स क्या है, आयरन ओर नहीं, एक दिन खत्म हो जाएगा। कोयला भी झारखंड का पोजीशन एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन सौर ऊर्जा बहुत 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 साल के बाद खत्म होगा, इसीलिए ये रिन्यूएबल सोर्स में आता है, ठीक है। हाउ डू फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस रेनफॉल पैटर्न, ठीक है। वन जो है वर्षा के पैटर्न को किस तरह प्रभावित करता है। तो जो वन होता है जहाँ पर बहुत सारा जंगल होता है, बेसिकली वो कंडेंसेशन करने लगता है, यानी कि यहाँ पर जो है भाप जल्दी जल्दी कंडेंस होने लगता है और बारिश अच्छा होता है। तो ये है बाय कॉजिंग कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगला क्या है, विच फॉरेस्ट रीजन इन इंडिया इज रिच इन एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ओकेजनल थिक क्लम्स ऑफ बैम्बू, ठीक है। यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको कहाँ मिलेगा, साथ के साथ बैम्बू भी मिलना चाहिए। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट आमतौर पे आपको कहाँ मिलेगा, इधर वेस्टर्न घाट की तरफ और इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए बैम्बू भी बोल रहा है। तो जैसे ही बैम्बू बोला तो आपको असम का याद आना चाहिए, असम के रीजन का बात हो रहा है, ठीक। यहाँ पर साइंस खत्म हुआ, रीजनिंग और मैथ्स जो है वो अपने मैथ्स वाले सर करवा चुके हैं। 10 क्वेश्चन केवल बच रहा है कंप्यूटर का, वो भी देख ही लीजिए क्योंकि कंप्यूटर का 20 सवाल आने वाला है। इस बार ज़्यादा ऊट पटांग टाइप का सवाल नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पूछ रहा है, एक नया पेज ब्रेक डालने के लिए शॉर्टकट की, ठीक है। शॉर्टकट की हम आपको थीम में भी बताए थे। पेज ब्रेक डालने के लिए कंट्रोल के साथ इंटर दबाइएगा तो पेज ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कंट्रोल के साथ बी दबाएंगे तो बोल्ड हो जाएगा, जैसे कि ऐसे ए लिखा हुआ था, इस ये मोटा मोटा करके लिखाएगा, ये बोल्ड हो जाएगा कंट्रोल के साथ बी करने पर। कंट्रोल के साथ पी दबाने पर प्रिंट होता है, ठीक है, प्रिंट होता है। अगला क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कमेंट डालना है अगर किसी सेल में, तो क्या करना है भाई, राइट क्लिक कीजिए सेल में और इंसर्ट कमेंट चूज कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। अगला क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग में DAAS, ठीक है, DAAS का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो DAAS का क्या फुल फॉर्म होता है, डेस्कटॉप एज अ सर्विस, ये इसका फुल फॉर्म होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ये भी आपसे पूछ सकता है। फिर एक होता है फंक्शन एज अ सर्विस, ये भी पूछ सकता है। फिर एक होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, PaaS, तो ये सब के बारे में। और एक रहता है सबसे फेमस SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। तो ये सब आप याद रखिएगा, इसमें से कोई ना कोई एक आपसे पूछ सकता है एग्जाम में घूम फिर के, ठीक है। कंप्यूटर में स्टोरेज करने के लिए रेड एक टेक्नोलॉजी होता है, RAID, रेड का फुल फॉर्म पूछ रहा है। रेड का फुल फॉर्म कुछ आपका होता है रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क्स, ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म होता है। अगला क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, इसका नाम पूछ रहा है, बहुत कॉमन बचकाना सवाल है। ENIAC इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ENIAC का एक फुल फॉर्म भी है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसका फुल फॉर्म है ENIAC, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक। अगला क्या है, एप्पल का जो मैकिनटॉश कंप्यूटर था वो कब आया था, किस वर्ष आया था। बहुत ही बड़ा इवेंट था कंप्यूटिंग की हिस्ट्री में, 1984 में आया था पहला एप्पल का मैकिनटॉश कंप्यूटर, ठीक है। मैकिनटॉश अभी प्रेजेंट में कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, जिसका नाम है मैक OS, ये भी एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। रैम के बारे में पूछ रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है एक वोलेटाइल मेमोरी है और सारा डेटा लूज कर जाता है कब, जब पावर को आप क्या करेंगे, पावर को ऑफ करेंगे। पावर जैसे ही ऑफ होगा तो वोलेटाइल मेमोरी का यही खासियत होता है, खासियत बोले या ड्रॉबैक बोले, कि उसका जो सारा डेटा है वो इरेज हो जाता है देन एंड देयर, ठीक है। लेकिन फ़ायदा क्या है कि रैम जो है बहुत फास्ट होता है, ठीक है, काफ़ी फास्ट होता है, तो CPU के साथ पेस मैच कर पाता है। अगला क्या है, रैम को दो कैटेगरी में मेनली बांटा जाता है, एक स्टैटिक रैम है SRAM और दूसरा डायनेमिक रैम होता है जिसको DRAM कहते हैं। SRAM DRAM पे बहुत 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 क्वेश्चन आया है, इसीलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जाम में आपका ये सवाल गिर सकता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर टेबल लगाए हैं स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के ऊपर, ठीक है। इसको कृपया करके
अरे यार, स्क्रीनशॉट मारिएगा, ठीक है, रुक जाइए। हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ पर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ सकता है या फुल फॉर्म के ऊपर सवाल आ सकता है, तो दोनों याद रखिएगा। डिफरेंस हम यहाँ पर बता दिए और फुल फॉर्म इस क्वेश्चन से आपको पता चल गया, ठीक है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। ठीक है, अगला क्या है, इसमें से कौन सा डिवाइस का इस्तेमाल वीडियो डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है? बहुत ही बचकाना मरियल टाइप का सवाल है। मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं वीडियो डिस्प्ले करने के लिए। प्रिंटर का इस्तेमाल प्रिंटिंग के लिए यानी हार्ड कॉपी चीज़ें निकालने के लिए। यूपीएस एक पावर का डिवाइस है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, इसमें एक बैटरी यूनिट अटैच होता है। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। अगर नहीं पता है तो लिख लीजिएगा, ये भी कॉमन है, आ सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, तो स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला क्या है, बहुत मरा हुआ सवाल है ये, इसको बताते हुए चलिए अब होगा वीडियो का अंत। कीबोर्ड इसमें से क्या है कंप्यूटर सिस्टम में? तो कीबोर्ड है एक इनपुट डिवाइस। ये वाला जो कंप्यूटर का पेपर है एकदम देख के जेएसएससी सीजीएल का याद आ गया हमको। ठीक है, तो यहाँ पर आखिरी जो प्रीवियस ईयर था उसका सोल्यूशन हम आपको करवाए। बहुत सारा प्रीवियस ईयर दिए, बहुत सारा कॉन्टेंट हो सका जितना हम लोग के पास टाइम और रिसोर्सेज जितना था उसके हिसाब से दिए। पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा? ई बुक सेक्शन में मिल जाएगा, एग्जाम क्लस्टर ऐप में। ठीक है, जाते जाते बस यही बोलेंगे कि ऑल द बेस्ट भाइयों और बहनों। ठीक है, बहुत अच्छा करके आना है आपको, बहुत सारा चीज़, बहुत सारा जिम्मेदारी है आपके कंधों पर, तो अपना बेस्ट दे करके आइएगा। जो भी लोग एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं एकदम पॉजिटिव रहिएगा, एकदम अच्छे से देना है। और किसी भी तरह का कोई डाउट रह जाता है, अगर आपको लगता है कुछ पूछना है, कुछ भी चीज़ जानना है, तो वो कमेंट में पूछिएगा। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कोई छोटा मोटा अपडेट, कोई नोट्स, कोई मटेरियल होगा तो वहाँ पे हम शेयर करते रहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक भी पिन्ड कमेंट में है। ठीक है, पिन्ड कमेंट में अवेलेबल है। चलिए फिर एग्ज़ाम दे करके आइए, उसके बाद बताइए कि ये वाला क्वेश्चन भिड़ा, ये वाला क्वेश्चन भिड़ा, हमको बहुत अच्छा लगा, इजी लगा, पढ़ा हुआ लगा, ये सब बताइए। पॉजिटिव कमेंट्स के लिए इंतज़ार रहेगा, अपेक्षा रहेगी। ठीक है, वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, अपने लिए गुड लक ले सकते हैं। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।